अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में 12 जुलाई के फैसले की वजाहत में कहा कि इस फैसले में कोई इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की इस वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आया कि कमीशन एक आईनी इदारा है, लिहाजा किसी के दबाव में नहीं आएगा। एक आईनी इदारे के साथ ऐसा सलूक इंतहाई गैर मुनसिफाना है। वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने सेक्रेटरी उमर हामिद खान के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में 12 जुलाई का तफसीली फैसला जारी करने के लिए दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने रिकॉर्ड की निशानदेही की, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान को पार्टी चेयरमैन के तौर पर इख्तियार नहीं दिया गया था, जिसके नतीजे में गैर मजाज शख्स की जानिब से उन अरकान पार्लियामेंट के हल्फनामों की तस्दीक पर सवालिया निशान पैदा हो गया था। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के इजलासों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ आज इस बारे में अहम पेशरफ्त ये होती है कि नून लीग के अरकान के साथ कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। जो आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। स्पीकर अगस्त में होने वाली इस कानून साजी का जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत आज़ाद उम्मीदवारों को दोबारा किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराहम नहीं की गई। मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं होगी। जिस उम्मीदवार ने रिटर्निंग अफसर के सामने जमात से वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा न कराया हो, उसे आज़ाद तसव्वुर किया जाएगा। ये तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल था। इस मामले में सिर्फ 12 जुलाई का 8 रुकनी फैसला, इलेक्शन कमीशन को दरकार वजाहत, 8 रुकनी बेंच की वजाहत, इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, स्पीकर के मौक़िफ़ के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है, जिसमें 8 रुकनी जजेस की वजाहत से इजहार लाइल्मी किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस सारी सूरत हाल आने वाले दिनों में किस तरह मुल्क की सियासत को मुतासिर करने जा रही है। मखसूस नशस्तों के लिए हो रही इस सियासी जंग में आखिरी जीत किसकी होगी, इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हमाद गजनवी, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। मखसूस नशस्तें, 12 जुलाई का फैसला, हुकूमती कानून साजी, 8 रुकनी बेंच की वजाहत, डिप्टी रजिस्ट्रार की लाइल्मी, ECP का मौक़िफ़, स्पीकर का खत। फैसले पर ताहाल इबहाम क्यों? जैगम साहब, ये आपके सामने पूरी की पूरी एक सीक्वेंस रख दी, पूरा मामला रख दिया है कि क्या सूरत हाल बनेगी, किस तरीके से ये मामला सियासी तौर पर अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, और ये इबहाम है तो क्यों है अब तक? देखिए, जो इबहाम है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो नहीं है, वो तो बड़ा क्लियर है, क्लियरली बता दिया गया कि क्या करना है। और जितने भी इख्तलाफ होते हैं, जहाँ पे भी कोई कानूनी इख्तलाफ होता है, तो जो आखिरी बात होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। हम उस पर तनकीद कर सकते हैं, हमें पसंद हो सकता है, हमें नापसंद हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना होता है, वरना अनारकी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है, उसमें इख्तलाफी राय कुछ भी हो, कुछ जजेस का इख्तलाफ कुछ भी हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उस पर अमल करना चाहिए। अब मसला है सियासी, और वो मसला क्या है कि हुकूमत अभी 2024 के जो इलेक्शन है उसके गेन्स हैं, जो वो फ़ायदे हासिल कर चुकी है, उसको मजबूत बनाना चाहती है, उसको कंसोलिडेट करना चाहती है, पीछे नहीं हटना चाहती। वो PTI के हिस्से की मखसूस नशिस्तें भी लेना चाहती है, और जिस पार्टी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, वह हुकूमत में आकर 2/3 अक्सरियत के मज़े लेना चाहती है और आइन में तरामीम करना चाहती है। अब क्या किया इन्होंने, जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हुकूमत ने एक नया कानून बनाया। अब वो कानून क्या है कि जो PTI के मेंबर्स हैं वो या तो आज़ाद होंगे या फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर करार पाएंगे। अब ये 2 कैटेगरीज हैं सिर्फ। अगर कोई आज़ाद बच गया तो वह इनके हाथ लग सकता है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर चला गया
वो फिर पीटीआई के आइडेंटिटी इस कानून के मुताबिक नहीं ले सकता और पीटीआई को शनाख्त नहीं मिल सकती पार्लियामेंट में और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। कानून में ये भी लिखा है कि उस कानून के मुताबिक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो मखसूस नशिस्तें ले ही नहीं सकती। और आज जो ख़त लिखा गया है तो उसमें स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामान सुप्रीम है। पार्लियामान बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी कानून की तशरीह करेगी, कोई फैसला सुनाएगी, तो फिर पार्लियामेंट कानून बनाकर उस फैसले को गैर मुअस्सर कर देगी और कहेगी कि अब जो हमने जो 2.5 माह से एक तफसीली फैसला नहीं आया और हर बंदा तफसीली फैसले, उसके ऊपर तो रिव्यू भी दायर हुए हैं, क्या ये वजह नहीं बन रही कि हम एक के बाद एक इबहाम में जा रहे हैं? वो तफसीली फैसला आ जाए तो एक डायरेक्शन भी मिल जाए, रिव्यू सुने जाए, मामला आगे बढ़ जाए, खत्म हो जाए। अगर तफसीली फैसला ना आया हो तो जो ऑर्डर दिया होता है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उस पर अमल नहीं किया जाता? ये कहीं लिखा किया जाता है, लेकिन एक इबहाम आ रहा है ना, वजाहत खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वजाहत हमसे पूछने आ जाएं। जी मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, जी मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये फैसला इस वक्त तक आ जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे देती है एक फैसले के तहत, वो फैसला ही है ना, तफसील उसकी नहीं आई, तो वो फैसला तो बिल्कुल क्लियर है ना, उस पर अमल दरामद तो बिल्कुल क्लियर है ना। और उस फैसले में ये कहा गया कि अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप आ जाएं जी। उसकी वजह यह है कि इससे पहले यही बहाना बनाकर जो इलेक्शन कमीशन है वो अमल दरामद नहीं करता रहा। और इलेक्शन कमीशन ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हम एक आईनी इदारा हैं, हमें कोई ना डराए धमकाए। माशाअल्लाह आरटीएस जब हुआ था, बैठा था, उस वक्त तो आप आईनी इदारा नहीं थे ना, या थे? उस वक्त तो आप नहीं डरे थे ना, या डरे थे? और जब ये फॉर्म 47 वाला सारा मामला आया, उस वक्त आप आईनी अदारा थे या नहीं थे? ज़ैम साहब, अगर हम कमिंग टू इसी पॉइंट की तरफ वापस आए तो आज कानूनी टीम बुलाई इलेक्शन कमीशन ने और उनसे ब्रीफिंग ली पूरे मामले पर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो उसके बाद कानून साजी हुई, दोनों बातें, जुलाई का मामला और अगस्त का मामला। कानूनी टीम की कुछ चीजें जो सोर्सेज से सामने आई हैं, कानूनी टीम ने यह कहा इलेक्शन कमीशन को कि पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर किसी जमात का ढांचा तंजीमी मुकम्मल ही नहीं होता है और तंजीमी ढांचा ना रखने वाली जमात के साथ खतो किताबत जो है उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। साथ ही फहरिस्त फराहम ना करने पर पीटीआई मखसूस नशिस्तों, मतलब उसको एक जमात के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन बतौर एक इदारा अपना कानून रखता है, तो उसके कानून की इंप्लीमेंटेशन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो इतनी अहम नहीं जितना फैसला अहम है सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल अहम है, लेकिन उसकी तशरीह कौन करेगा? जहां पर भी कोई कानूनी इख्तलाफ होगा, जहां पर भी ये मसला होगा, दो तशरीह आएंगी तो फैसला कौन करेगा? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, नहीं करेगी। मसला है कि जब भी एक इख्तलाफ आता है तो उसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। अब मसला ये है कि यहाँ पर एक जो बात आ गई है, वो एक टेंशन आ गई है, एक आईनी मामला खड़ा हो गया है। अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और वहां पर यह तय होगा कि ये जो फैसला किया गया है क्या ये बदनीयती पर मबनी तो नहीं है। ये जो कानून साजी करने का फैसला किया गया, कानून साजी की गई जिसको माजी से रूबा अमल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर किया गया, उसका जायजा भी तो सुप्रीम कोर्ट लेगी। मतलब पहले तफसीली फैसला, फिर इलेक्शन कमीशन के कवानीन और फिर दोबारा इसके ऊपर वजाहत दर करेगी। इफ्तिखार साहब, जो आगाज में बात हुई और ज़ैगम साहब ने की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहाम नहीं और हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। एक तरफ 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला मौजूद है, उसके बाद पार्लियामान की कानून साजी है। फैसला और कानून साजी मद्दे मुकाबिल खड़े हैं इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है और एक दूसरे को सवाल जवाब किए जा रहे हैं। गैर जानिबदार होकर देखा जाए, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, इस पर कोई दो राय मौजूद नहीं है, मगर कानून साजी जो है ये अक्सरियती फैसले के खिलाफ हुई है और बाद में हुई है फैसले के। अब मुकद्दम किसे माना जाएगा? जब तफसीली फैसला आ जाएगा तो मुझ जैसा आम आदमी समझ पाएगा कि जिन जजेस ने ये फैसला किया उन्होंने किन वजूहात की बिना पर फैसला किया। पहली बात तो ये, और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं, मैं इससे सख्त इसे पर एहतजाज करता हूँ। इलेक्शन कमीशन उतना ही एक आईनी अदारा है जितना सुप्रीम कोर्ट है। अगर आरटीएस बैठाने का ताना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुल्क में मार्शल लॉ की इजाज़त दी है, फौजियों को आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी है,
तो बेहतर है कि हम इस डायलॉग में अपने आप को मत उलझाएं और पार्लियामेंट की सुपरमेसी को दांव पे मत लगाएं। ये रवैया हमारा दुरुस्त नहीं है कि हम इदारों के हक और मुखालफत में इस किस्म के अल्फाज का चुनाव करें कि जैसे दो मुखालिफ धड़े हैं। ये दो मुखालिफ धड़े नहीं हैं। बिल्कुल, ये आइन की पैदावार हैं और आइन ने इनको इख्तियारात दिए हैं। आज पार्लियामेंट के स्पीकर ने जो ख़त लिखा है उसने कुछ इख्तियारात के ताबे लिखा है, उसका जवाब चाहिए और उसका जब जवाब आ जाएगा दुरुस्त है। और फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि कानून ये कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार ने इतने दिनों में शामिल होना है किसी सियासी पार्टी में। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मुद्दत कैसे बढ़ा सकती है? नहीं वाले ये सवाल आप चाहते हैं हम करें ना कि हम जो कंडक्ट है जजेस का हम उसको ज़ेर बहस लाए ना। हम उनके कंडक्ट को इसलिए ज़ेर बहस ला रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी बात की पहले 63A में की कि एक दफ़ा 63A का वोट जायज़ है और एक दफ़ा उसका वोट नाजायज़ है। और जब आइन कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार को इतने दिनों में किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करना है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मुद्दत को खुद बढ़ा देती है। वो आइन जिसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम करने के लिए लोग दीवाना मार फिर रहे हैं, किसी की मिन्नत कर रहे हैं, किसी की दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं। ये ऐसा नहीं करें आप प्लीज़। लेट द थिंग्स कम फॉरवर्ड, फुल जजमेंट आए, फुल जजमेंट देख लेते हैं, कुछ भी नहीं होने का। और मैं माने भी लेता हूं अगर ये पीटीआई के हामियों के मौक़िफ़ को कि अगर ये नशिस्तें उनको मिल भी जाएं तब भी पाकिस्तान के सियासी अमल में कोई चेंज नहीं आ सकती। तमाम की तमाम असम्बलियाँ ऐसे ही चलेंगी, कौमी असम्बली ऐसी चलेगी। अलबत्ता सेनेट में उनकी अक्सरियत हो सकती है। ये है आज की सारी बहस को अगर इकट्ठा कर लें और तस्लीम भी कर लें तो उसका नतीजा वी मस्ट ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशंस। सारी कोशिश तो मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए हो रही है ना दोस्त। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लेट वी मस्ट, देखिए फिर वही बात, जजमेंट दे दें, फुल दे दें, फुल जजमेंट दे दें, खत्म हो जाएगी बहस। इसके बाद रिव्यू भी दायरे जजमेंट नहीं, अब क्या हुआ मुझे नहीं पता वो क्या मसला उनका। अब क्या हुआ, अब 2 दरखास्तें और चली गई। ठीक, नेशनल वो क्या मुस्लिम लीग नून भी फरीक बन गई है। ये लेटर भी अपना उसके स्पीकर ने लिख दिया। तो मामला आगे को जा रहा है ना, मामला हल होने को नहीं जा रहा। अगर वो सवाल है कि अगर वो फुल जजमेंट लिख देते तो कोई बुराई नहीं थी। वो फुल जजमेंट क्यों नहीं लिख रहे वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड तमाम वो अदारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे पैदा किए गए हैं, इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान as well as the Supreme Court of Pakistan। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, 12 जुलाई का 8 रुकनी फैसला, फिर उस पर वजाहत, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार का खत, जजों में एक वाज़ेह तकसीम समझ आती है, दिखती भी है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 8 रुकनी बेंच को पीटीआई और दूसरे जजों की सोच को इलेक्शन कमीशन और हुकूमत क्या अपने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में एक चीज़ वाज़ेह करनी चाहिए कि पार्लियामेंट भी आइन की तख्लीक है। जब आइन बन जाता है तो तमाम इदारे इंक्लूडिंग पार्लियामेंट उसकी तख्लीक होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी वाज़ेह करना और ज़रूरी है कि वो आज जो पार्लियामेंट है वो भी अपने कवायद और ज़वाबित के नीचे रहते हुए अपना अमल करे। उसकी भी जिम्मेदारियाँ और उसकी भी कुछ कदगन उसके ऊपर भी लगी हुई है। आपने कहा कि जो 12 जुलाई का फैसला था इसके अंदर वाज़ेह तफरीक है। 13 जजों में से 11 ने एग्री किया उस फैसले से, तो वाज़ेह तफरीक तो ना हुई। 2 ने अपना फैसला मुख्तलिफ सुनाया और उन्होंने उसको पब्लिश भी कर दिया। ये मैं एग्री करता हूँ इफ्तिखार साहब की बात से। उन्होंने कहा कि डिटेल्ड जजमेंट आ जानी चाहिए। क्यों नहीं आ रही कुछ अंदाज़ा हम भी कर सकते हैं, लेकिन आए अगर तो हो सकता है कि इफ्तिखार साहब एग्री कर जाए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो 41 अरकान हैं इनको मौका मिलना चाहिए अपना फैसला करने का कि ये किसके साथ, आज़ाद अरकान जो असेंबली के किसके साथ मिलना चाहते हैं। ये बहुत सारे सवालात का जवाब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, अगर डिटेल जजमेंट है। लेकिन जो आपने बात की, बुनियादी बात क्या है, ये जो अब अदालती इस्लाहात जिसको कहा जा रहा है, ये असल में उस फैसले को जो कि 12 जुलाई को आया और 8 जजों की तरफ से जिसे हम कह रहे हैं
वो जो 12 जजों का फैसला है, 8 जजों का, उसके मुकाबिल ये एक उसको काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ये बात की जा रही थी। और क्या वजह क्या है? क्योंकि ये जो तरमीम है इसका आना बहुत लाजिम है। कहीं ना कहीं पे ये सोच पाई जाती है कि तरमीम ज़रूर आनी चाहिए हमारे अदालती निज़ाम में, या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर जो निज़ाम है उसके ऊपर। बाकी तो नीचे भी निज़ाम है लेकिन उस पर कोई जिक्र नहीं है उसका। सिर्फ इस हद तक उसका जिक्र है कि इस्लामाबाद या किसी भी हाई कोर्ट को कैसे मैनेज करना है और सुप्रीम कोर्ट को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि फाइज़ ईसा साहब कह चुके हैं कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो शायद एक ऐसा चीफ जस्टिस आने का एहतमाल है या खदशा है जिसको कि फिर उस तरीके से कुछ उसका पता नहीं कि वो क्या फैसले करे। अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत काबिल कदर, और तमाम जज साहबान इंक्लूडिंग फाइज़ ईसा साहब, मैं समझता हूँ बहुत कमाल के जज और बेहतरीन काम किया, लेकिन एक फैसला उन्होंने किया कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा। किसी और शक्ल में करना चाहेंगे तो वो फिर उनकी अपनी मर्जी होगी और उसके ऊपर फिर बाद में बात की जा सकती है। लेकिन इस तरमीम का उन 8 जजों के फैसले के साथ जरूर ताल्लुक बनता है, और कहीं ना कहीं पे ये प्रेशर पाया जाता है कि नहीं, ये 8 जजों का फैसला वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2/3 अक्सरियत जरूरी है। 2/3 अक्सरियत क्यों जरूरी है इसका फिलहाल हमें पता नहीं है, आगे जाके आंदा पता लग जाएगा। इस तरमीम के थ्रू वो 2/3 अक्सरियत, आज जो स्पीकर साहब का खत है, पार्लियामेंट सॉवरेंटी की भी तो लिमिटेशंस होती है ना, उसकी भी तो हदूद बताई है ना। वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्पीकर के तौर पे भी एक पीएमएलएन या एक खास पार्टी से है, मैं कहता हूं इस पार्टी को 2/3 की माजरत आपसे कुछ देर पहले जो खबर आई थी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को लेकर भी ये खबर आ रही है कि जो कानून साजी पिछले साल की गई थी, जो एक कमेटी बनाई गई कि अब उनका बेंच बैठकर केसेस का फैसला करेगा, उसमें फिर हुकूमत किसी कानून साजी की तरफ बढ़ना चाह रही है। सो सारी बातें या मामला कहीं ना कहीं अगर प्लान ए नहीं हो रहा तो प्लान बी भी मौजूद है, उसी तरफ बढ़ा जाएगा। आपको लगता है हुकूमत आसान रास्ते ले रही है? प्लान बी मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब का खत भी एक प्लान। देखिए ना, अगर ये जो तरमीम है, ये जो पिछला 2-4 दिन गुजरे, इसके अंदर अगर ये पास हो जाती तो स्पीकर साहब को ये खत लिखने का मसला ही ना पड़ता, बिल्कुल दुरुस्त, उनको जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन क्या ये उससे जो उनकी आज की ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये जो 41 अरकान को आपने कहा ये मुनासिब नहीं है, ये कानून के खिलाफ है या कवायद के ज़वाबित के खिलाफ है, ये उस वक्त ना आता अगर ये तरमीम पास हो चुकी होती। इससे आपको साबित होता है कि असल मामला, देखिए जब बहस हुई अदालत के अंदर, जब ये 13 जजों के आगे मामला मखसूस नशिस्तों का गया, जो बहस हुई आपको हम सब ने सुनी, और वाज़ेह तौर पर हम सब ने ये कहा कि बल्ले का निशान ले लेना एक ज्यादती थी। पीटीआई को एज अ पार्टी खत्म कर देना या उसकी हैसियत को खत्म कर देना भी एक सरासर ज्यादती थी। लोगों को डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता अपने हकूक से कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। ये सारी बातें हमारे ही प्रोग्रामों में हुई और हम सब ने उसके ऊपर एग्री किया। ठीक, तो इसलिए जो चीज सही नजर आती है उस पर सही बोलते हैं सब, जो चीज गलत नहीं नजर आती, इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हुकूमत बिल्कुल मतलब हाइब्रिड हम करते रहे। मुझे आज पता लगा या समझ आ रही है कि ईसीपी को भी बेचारे को उसमें शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, एक आईनी अदारा है, लेकिन उसका रोल जो है उसको मुतनाज़े बना रहा है। मेरे हाल में उनको सुननी चाहिए थी बात, और कानून की भी और अदालत की भी, क्योंकि जब तक अदालत है जिस शक्ल में, उसका फैसला तो मानना चाहिए, वरना अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से हम आगे जाके इस मामला को। ठीक है हमाद साहब, 12 जुलाई का फैसला जिस पे बात हो रही है, 2 माह बाद भी वजाहत की बजाय अगर तफसीली फैसला आ जाता तो क्या ईसीपी के पास कोई जवाब रह जाता ये फैसले के ऊपर अमल ना करने का, या इसको इतना तूल देने का, या फिर कोई जवाब है ईसीपी के पास? दुरुस्त फरमा रही हैं आप, बहुत मुश्किल हो जाता और ये इबाहम काफ़ी हद तक कम हो जाता। मेरा ख्याल है इस पे सारे हमारे पैनलिस्ट मुत्तफ़िक हैं कि तफसीली फ़ैसला आना चाहिए था, और अगर हम सब मुत्तफ़िक हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने फ़ैसला देना था उन्होंने क्यों नहीं लिखा। उन्हें भी तो मालूम होगा ना, सब लोग ये बातें करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अहम है फ़ैसले को रोक के रखा जाना, इसलिए वो फ़ैसला रुका हुआ है। गालिबन ऐसी बात होगी, यही हम कह सकते हैं, मफरूज़ा ही बांध सकते हैं इस पर। तो ये जो फ़ैसला नहीं आ रहा और वजाहतें आ रही हैं, तो सवाल ये है कि जब आप अपील दाखिल करते हैं, फ़र्ज़ किया किसी को फांसी की सज़ा हो जाए, तो आप अपील दायर करते हैं तो अपील का जवाब आने से पहले फांसी तो नहीं चढ़ा देते किसी को आप। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो लोग देते हैं मुखालिफिन, और मेरा ख्याल है इसको सुनना चाहिए। और ये सारी बातें जो हैं इनका मुस्कत जवाब, यानी बेहतरीन जवाब ये था कि फ़ैसला जो है वो जारी फरमा दिया जाए, ताकि ये सारी गुफ्तगू इसमें कोई पैग मिल जाए हमें और हम यकीन से कोई बात कर सकें।
देखें ना, उस फैसले पर जो जिनको पसंद नहीं आया वो फैसला, या जो अपील में जा रहे हैं लोग, उनका एतराज़ ये है कि इसमें आइन की बुनियादी कुछ चीज़ों की, इलेक्शन एक्ट की नफ़ी की गई है। ये गैर कानूनी यानी बात है। तो हम देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर आखिर क्या कोर्ट कर रहे हैं, वो कौन सा नज़रिया ज़रूरत है या डिफेक्टो का क्या नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला दिया है। वो फैसला आ जाए तो ज़्यादा सहूलत से आगे बढ़ा जा सकता है ना। हमारा साहब, आज स्पीकर साहब ने जो खत लिखा जिसमें उनके अल्फाज हैं जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के असूल पर, ये फैसला इन तमाम चीज़ों को भी रोके हुए नहीं है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन वाजे हो, पार्लियामेंट अपना काम कर सके आइन साजी, कानून साजी को लेकर। बिल्कुल बुनियादी बात है और मेरा ख्याल है ये होना चाहिए ताकि अगर किसी को कोई कमज़ोर को बहाने ढूंढ रहा है फैसले पे अमल ना करने के, तो उसका ये बहाना भी दूर कर दिया जाए। और अगर एक हुकूमत के पास नंबर नहीं है तो वो आइन साजी की तरफ ना बढ़ पाए, अगर उसके पास वो नंबर ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन बात है। अच्छा, इसमें आपने बार बार ये जो सवाल है फ्रेम किया हुआ, इसमें आप बार बार आपने तवज्जो दिलाई डिप्टी रजिस्ट्रार साहब की लाइल्मी की तरफ, लेकिन इस पर कोई दोस्त शायद जहन में आया नहीं, बात नहीं हो सकी। डिप्टी रजिस्ट्रार साहब क्या कह रहे हैं, अदालत के अंदर से एक हिस्सा क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि ये जो अभी फैसला आया है वजाहती, इसके कोई कॉज लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि फरीकैन को बुलाया नहीं गया, कोई नोटिस इशू नहीं हुए, अपना नुक्ता नज़र किसी ने आके पेश नहीं किया, और एक एक्सप्लेनेशन जारी कर दी गई है जो कि वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई, और तब तक जो वहाँ की इंतज़ामिया थी उनको इल्म नहीं था अदालत की। तो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है। और हम जो लोग हैं, जैसे कि कौम होती है ज़रा बटी हुई सियासी तौर पर, एक पार्टी के सपोर्टर होते हैं, दूसरी पार्टी के सपोर्टर होते हैं, तो हम कभी उसी के हिसाब से हम फैसला करते हैं। अगर हम पीटीआई के हामी हैं तो इस वक्त हम कहेंगे ये 8 जजों का फैसला बहुत अच्छा है, और अगर हम मुखालिफ हैं तो हम पार्लियामान के साथ लग जाएंगे। मेरा ख्याल है ये तकसीम नहीं होना चाहिए, हमें उसूली तौर पर सारी बात को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है जो बड़े हैं ना हमारी सियासत के भी, मैं नाम क्या लेने सबके, लेकिन ये किरदार अदा करने का वक्त है। इस तरह अगर हम बैठे रहेंगे तो हमें नजर आ रहा है ये झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़े में जब झगड़े पड़े तो नुकसान जो है वो सबका होगा। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब 20 सेकंड। मैं 20 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके सामने फैसला ये नहीं था कि बल्ला मिला या नहीं मिला, उनके सामने भी मसला ये था बहस की बात उनके सामने ये बात थी कि मुख्तस नशिस्तों के बारे में उन्होंने क्या फैसला देना है। ठीक हो गया। जो फैसला अभी तक नहीं आया, ठीक है, और उस फैसले को आना चाहिए। जब तक वो फैसला नहीं आता, मुझे हक है कि मैं अदालत में जाऊं और पूछूं भाई क्यों नहीं फैसला दे रहे, क्यों अदारों में लड़ाई करा रहे हो, और इस लड़ाई का फायदा किसको होगा। बिल्कुल सही कहा गज़नवी साहब ने, हालात खराब हुए तो सब भुगतेंगे, तमाम अदारे भुगतेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करेंगे। लाहौर जलसा, पीटीआई की तैयारी क्या, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप और मेंबरान पार्लियामेंट को शदीद मुश्किल में डाले रखा। गिरफ्तारियां हुई, FIRs कटी। अली अमीन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी कही जाती रही। मगर इस सब के बावजूद PTI ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का ऐलान किया है। बानी PTI इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि अवाम जेल जाने से ना घबराएं। 21 सितंबर का लाहौर जलसा हमारे लिए डू एंड डाई है, जो मर्जी कर लें, PTI और कौम निकलेगी। PTI लीडरशिप जलसे के लिए सियासी हिकमत अमली बनाने में मसरूफ है। पेशावर में आज वजीर आला KP अली अमीन की ज़ेर सदारत पार्टी लीडरशिप का इजलास जारी है, जिसमें जलसे की हिकमत अमली, KP से काफिलों की रवानगी और मकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। ताहम लाहौर इंतजामिया की जानिब से अभी तक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर PTI लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी है। एक तरफ गुज़िश्ता रात से PTI की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियों की इत्तलात हैं, तो दूसरी तरफ PTI क़यादत हर हाल में जलसा करने के ऐलानात कर रही है, जिसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर पैगामात जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या PTI लाहौर में जलसा कर पाएगी। PTI के लिए लाहौर जलसा इसलिए भी एक कड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है कि यहाँ KP की तरह अली अमीन गंडापुर का राज नहीं, यहाँ आकर संजानी जलसे जैसा माहौल पैदा करने के संगीन आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या PTI लीडरशिप मीनारे पाकिस्तान के साए तले भी वैसी ही शोला अंगेज तकरीरें करेगी जैसी KP के करीब संजानी मवेशी मंडी में की गई, या फिर इस बार एक सॉफ्ट पावर का मुजाहरा किया जाएगा। इसी मामले पर पैनल के लिए सवाल। लाहौर जलसा डू एंड डाई है, बानी PTI, ताहाल जलसे की इजाजत न मिली, इंतजामिया इन एक्शन, संजानी जलसे के आफ्टर शॉक्स,
क्या लाहौर में संजानी जलसे का रिप्ले हो पाएगा? इफ्तिखार साहब, देखिए, पहली बात तो है कि मैं सियासी जलसों का हामी हूँ। हाँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ, मैं जलसा मेरा हक है। लेकिन जलसे में अगर धमकियाँ दी जाएं, रियासती अदारों को चैलेंज किया जाए, चढ़ाई की बात की जाए, निज़ाम को तलफट करने का कहा जाए और कहा जाए कि एक आदमी को अगर शाम तक ना छोड़ा गया तो हम ये कर देंगे, तो इस किस्म के मुतालबात के जो जलसे हैं, फिर उसके बारे में इंतज़ामिया को हक है कि वो सोचे कि क्या इजाज़त देनी चाहिए या नहीं, नंबर एक। नंबर दो, आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं मीडिया वाले पीटीआई के हाथों कई सालों से। मैं ये मुतालबा करता हूँ पीटीआई से कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, बराए मेहरबानी उनकी एक हकीकी लिस्ट, नाम, पेशा, NIC कार्ड नंबर, थाना, किसने गिरफ़्तार किया, कितने बजे गिरफ़्तार हुआ, को जारी कर दिया जाए ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि जुल्म कौन कर रहा है और हम उनके साथ खड़े हो जाएं, पीटीआई वालों के साथ, कि हुकूमत वालों इंसान बनो, तुम जमहूरी रास्ते में रुकावट डाल रहे हो और हम तुम्हारी इस ज़्यादती को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, क्योंकि आईन पाकिस्तान मुझे पीसफुल असेंबली की इजाज़त देता है। इंतज़ामिया को पीटीआई को इजाज़त देनी चाहिए। आप खुद ही बोल रहे, फिर नहीं, मैं आपसे ये पूछ खुद ही बोल रहे, मैं पता नहीं क्या कहने वाला था। पता नहीं क्या डिस्ट्रैक्ट, मैंने यानी वाहिद आदमी है जिसने कहा कि वो हक में है जलसे के, इजाज़त नहीं ना देगी इंतज़ामिया। पहले ठहरो, इंतज़ामिया को भी तो सोचना है ना। क्या कोई खुदा न खासा कोई हरकत हो रही हो सर, परसों उनके पास कोई खुफिया रिपोर्टें हो, उनके पास इनके अंदर के मामलात हो, इनके अंदर भी ग्रोह हैं, कोई तसादम का डर हो, कोई ऐसी, भाई रियासत ने भी तो कोई फैसला करना है। आई एम इन द सपोर्ट ऑफ जलसा। मैं कहता हूँ एक दफ़ा ये शौक पूरा कर ही लिया जाए कि 25 करोड़ के मुल्क में जहाँ 70% अवाम उनके साथ हैं और जिन्हों में 180 सीटें जिनकी लूटी गई हैं, पता लग जाए कि क्या पाकिस्तान को क्या होगा। ठीक हो गया। एक काम ना करना, वहाँ पे बड़े से फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं, बहुत अच्छे दरख्त हैं, बहुत खूबसूरत उसकी अपना आयरन है लगा हुआ, उसकी तोड़ फोड़ ना करना, ये ख्याल करना। बाकी जलसा करो, जो मर्जी करो, मैं तो इजाज़त देता हूँ। लेकिन ये जो खेल है ना, ये जो खेल है ना गिरफ्तारियों वाली, ठीक है, इसके लिए आपको, यू आर ए पॉलिटिकल पार्टी, आपके पास बेहतरीन अपना वो है, क्या होता है मीडिया, आप बताएं नाम, वालदियत, ठीक हो गया ना, रिपीट कर रहे हैं। क्यों मैं क्यों ना करूं? यानी आप मेरे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। आपने संजानी के बारे में इतनी खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए और मैं ये भी मुतालबा करूं उनसे कि भाई गिरफ्तार होने वालों को बताओ, मुमकिन है मैं उनकी जमानत के लिए चला जाऊं, मुमकिन है उनमें से मेरा कोई महल्लेदार हो और मुमकिन है उनमें से मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई साथी हो। जी शहजाद साहब, 30 अक्टूबर 2011 का मीनारे पाकिस्तान का जलसा पीटीआई के सियासी उरूज का आगाज था। अब 21 सितंबर 2024 को मीनारे पाकिस्तान पे जलसा चाह रहे हैं। पीटीआई इस वक्त जिस सिचुएशन में है, बका की जंग लड़ रही है, कामयाब हो पाएगी इस जलसे में? आयशा, एक तो इफ्तिखार साहब के बाद जब आप मुझे बुलवाती हैं ना कि मेरे से कमेंट्स मांगती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इफ्तिखार साहब की बात के बाद जो भी बात करूंगा लगेगा कि जैसे पीटीआई का कोई वर्कर बात कर रहा है। ये मुझे इससे ये आपने क्यों सोच ली है बात? आप कैसे ये सोच सकते हैं शहजाद साहब? न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इफ्तिखार साहब तो एक सियासी खिताब कर रहे थे। सर मैंने तो यही कहा कि जलसे की इजाजत देनी चाहिए, तो गलत कहा मैंने? नहीं, अच्छा नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जी जी कहिए, कि जुर्म हो जाए तो जुर्म बनता है। बेशक एक इंतजामिया जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो खदशे के तहत भी कोई कंट्रोल की नोयत पैदा करे, लेकिन क्या कंट्रोल का मतलब ये होता है उसको मुकम्मल तौर पे मना कर दिया जाए, एक हक को बंद कर दिया जाए? तो खदशा और जुर्म दो चीजें हैं। इसी की बुनियाद पे तो हम ये कहते हैं ना कि जब कुछ फैसले ऐसे आते हैं जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि अच्छा चूंकि आपने वोट देना है किसी जगह के ऊपर, इसलिए आपका वोट गिना ही नहीं जाएगा, और एक हुकूमत बदल जाती है जिसको कि तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, पंजाब गवर्नमेंट हटाएगी, जिसके तहत उसको लाया जाता है ना तनकीद के नीचे। उसी तरीके से खदशे के खौफ के तहत
किसी को उसका हक ना देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जो किसी जुर्म का सरजद होना है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, पीटीआई का क्या हो रहा है? पीटीआई की एक मैक्सिमलिस्ट, यानी बहुत जो कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है, मैक्सिमलिस्ट, ज्यादा से ज्यादा और फिर कम से कम। ज्यादा से ज्यादा वो ये है कि वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं, इमरान खान जो वहां पे बैठ के सोचता है कि हुकूमत मेरे हाथ में आनी चाहिए, मेजॉरिटी मेरी है, इलेक्शन मैं जीता हूं, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी बातें हैं वो सब के सब, वो उसकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। मिनिमलिस्ट क्या है? उसको पता है कि 3 से 5 साल उसको तो कोई निकालने वाला नहीं। ये हुकूमत के दौर में तो कम से कम ही इज नॉट गोइंग टू गेट आउट। उसके लिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी शक्ल में सियासत उसकी जिंदा रहे। सही। कब तक? जब तक ये 3 से 5 साल खत्म नहीं हो जाते। तो जब सियासत जिंदा रहने के लिए उसको फिर, तो उसकी मदद कौन करता है इस सियासत जिंदा रखने में? वो अपनी पार्टी जो है, जिस किस्म की भी है, वो तो जो करती है सो करती है। ये जो बाकी उसकी ऑपोजिशन है, उसकी मैक्सिमम मदद करती है उसका रास्ता रोक के। भाई आप उसको कोई बोलें कि हाँ आओ, बजाय चलो उधर ना लेके जाएं आप उसको, वो जो मीनारे पाकिस्तान है उसको कोई मज़ाफात में जगह दे दें, बोले करें आए, सौ बिस्मिल्लाह, दिखाएं कि आपकी ताकत है, क्या कुव्वत है। हम आपकी सियासी अहलियत देखते हैं, देख लेते हैं आप कितने पानी में है। पंजाब के गढ़ में आओ, हमारे घर के पास आके करो, हम देख लेते हैं आपके पास क्या। आप जब रोकेंगे इंतशार फैलेगा, जब इंतशार फैलेगा तो फिर उनकी सियासत आगे ऊपर ज्यादा हावी नजर आना शुरू हो जाएगी। आप मुजरिम नजर आएंगे जो कि क्योंकि आप इंतजामी हैसियत में हैं, और जो चैलेंज जो आ रहा है उसका रास्ता रोकेंगे तो वो आपको एक अंडरडॉग बनना शुरू हो जाएगा, उसकी सिंपैथी उस तरफ चली जाएगी। बुनियादी सोच है जिसको कि शायद अगर ये समझ आए तो आने दें, क्या फर्क पड़ता है, क्या कर लेगा। दुरुस्त हो गया, बड़ा वैलिड पॉइंट है। रास्ते रोककर सियासी बका या सियासी उनको सांस दी जाती है ऑपोजिशन की जानिब से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का एक बयान सामने आया कि इमरान खान की फैमिली सबसे आगे होगी, हम मरेंगे, हम पर करबला बना दें, हम तैयार हैं, हम गोलियां भी खाएंगे, आंसू गैस की शेलिंग भी बर्दाश्त करेंगे, कंटेनर्स भी उठाकर फेंक देंगे, जलसा हर सूरत होगा। हमाद साहब, ये किस बात की तरफ इशारा है? क्या ये बयान लाहौर जलसे का टीजर है? जी, लग तो यही रहा है कि अलीमा खान साहिबा एक ख़ास मूड में है। उसी मूड के तहत वो पहले गई थी KPK में और अब वापस आकर उन्होंने ये बयान दिया। सारे दोस्त मेरे ख्याल मुत्तफ़िक़ हैं कि जलसा तो ज़रूर होना चाहिए, ये एक आइनी हक़ है और बिल्कुल ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जलसा तो ज़रूरी है, बल्कि होना चाहिए। मीनारे पाकिस्तान में ही होना चाहिए। वो जैसे मज़ाफ़ात कह रहे हैं ना, तो ये भी लगभग मज़ाफ़ात ही है, यानी शहर का शुरू है वो एक तरह से। तो मीनारे पाकिस्तान बड़ा अच्छा वेन्यू है और एक तरह से चैलेंज भी करते हैं आप पार्टी को कि भाई आप भर के दिखाइए फिर। तो ये बड़ा अच्छा वेन्यू है और जलसे की इजाज़त आइडियली ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, आइडियली वैसी तकरीरें नहीं होनी चाहिए जैसे गंडापुर साहब ने तकरीर की थी, वो तो बिल्कुल एक अजूबा था और उस अजूबे को फिर ओन किया गया। मेरा ख्याल है वो ओन भी नहीं होना चाहिए था, या कम अज़ कम खुदा ना खास्ता अगर दोबारा ऐसी कोई तकरीर हो जाए तो उसे ओन ही ना कीजिए। ये बुनियादी इस पर पॉइंट है। बाकी जैसे दोस्तों ने कहा कि एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये हो जाता है, ख़तरे होते हैं, वो बात की बातें और कई दफ़ा हम उन्हें बहाना भी समझ रहे होते हैं। लेकिन बतौर शहरी और एक कंसर्न सिटीज़न के हमारे कुछ कंसर्न्स भी हैं इस सारी बात में। देखिए, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है फ्री मूवमेंट का और फ्री असेंबली का, लेकिन फ्री मूवमेंट का मैं उस हवाले से कोई बात करने लगा था। हमारे मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, बलूचिस्तान के आप सबके सामने हैं, TTP आप सब जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं। मैं समझता हूँ फ्री मूवमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो लश्कर है ना, ये नॉर्थ से लश्कर उतरने और जत्थे उतरने, इस बारे में एक कम अज़ कम कंसर्न्ड हूँ और मेरी रिजर्वेशंस हैं और होनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ से मुसल्ला लोग छुप कर, क्योंकि ये इतनी बड़ी पार्टी है PTI और मकबूल पार्टी की आड़ में लोग अगर 5-7 हज़ार लोग भी मुसल्ला लोग या इस तरह के कुछ आ जाएं यहाँ पर, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। यानी मैं कहता हूँ लश्करों को इस तरह नहीं आना चाहिए लाहौर, बल्कि पूरे पंजाब में जलसा करना चाहिए। बाहर से भी आए लोग, बिल्कुल ये कोई बुरी बात है हम किसी को कहें कि भाई फ्री मूवमेंट पे हमको पाबंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह लश्करों के आने पर भी हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जी ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, संजानी जलसा PTI की लीडरशिप पर FIRs तक हो गई, पार्लियामेंट ने बचाया था इन लीडर्स को, इन पार्लियामेंटेरियंस को, मुकदमात ख़त्म हुए। अब अगर लाहौर में मुकदमात हुए तो ये पार्लियामेंट या KP बाउंड्री नहीं बचा पाएगी। PTI इस नज़ाकत को समझ रही है, उस हद तक जाएगी जहाँ संजानी में जो कुछ कर बैठे, या सॉफ्ट पावर के साथ रहेंगे? और आपका ख्याल है कर पाएंगे जलसा?
देखिए आयशा, पहले तो इफ्तिखार साहब ने शहजाद साहब को मजबूर कर दिया वजाहतें देने पर, और मेरा ख्याल है मुझे भी वजाहत देनी चाहिए। देखिए, हमारा काम है अवामी मफाद, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ खड़ा होना और अपने असूलों के साथ खड़ा होना। जो प्रोजेक्ट 1 का मुखालिफ था असूलों की बुनियाद पर, वो प्रोजेक्ट 2 का भी मुखालिफ होगा असूलों की बुनियाद पर। जो किसी पार्टी के साथ मोहब्बत और नफरत रखता है वो एक प्रोजेक्ट की हिमायत करेगा, दूसरे की मुखालफत करेगा। मैं प्रोजेक्ट 1 की भी मुखालफत कर रहा था। कोई भी दोस्त आके मेरे साथ गिन ले कि 2014 से 2022 तक मैंने इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ ज्यादा कॉलम लिखे हैं या उसने लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पीटीआई से बैर हो जाए, इमरान खान से मैं बैर लगा लूं और प्रोजेक्ट 2 की हिमायत करूं। ये मेरी ज़ाती वजाहत है अपने बारे में। देखिए, आज क्या तारीख है आयशा? 19 है जी। जलसा कब है पीटीआई का? 21 को जी। देखिए, वो जलसा जो एक दिन में हो के जिसकी बात ख़त्म हो जानी चाहिए, उसको हम कितने दिनों से डिस्कस किए जा रहे हैं और कितने दिनों तक डिस्कस करते जाएंगे। इसलिए डिस्कस करते जाएंगे कि उस जलसे को स्मूथली नहीं किया जा रहा। संगजानी जलसा क्या था? चंद हजार लोगों का इज्तिमा हो गया, बात खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से उस पर रिएक्शन किया गया, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आकर धावा बोला गया, उसकी वजह से वो एक बड़ा इवेंट बना है। जिस तरह रियासत को ललकारा गया, इदारों पर बात की गई, खुद गंडापुर साहिब और उनकी जमात के लोग अपने स्टेटमेंट को फ्रंट से आके ऑन नहीं कर सके। बानी पीटीआई ने जेल में बैठ के जरूर ओनरशिप दी। और क्या दुरुस्त हो रहा था जो वहां पर हो रहा था? जहां पे जो भी गैर कानूनी काम होता है उसके लिए कवानीन मौजूद है ना, आप उन कवानीन को इस्तेमाल करें ना। अगर किसी की तौहीन हुई तो तौहीन के बारे में भी कवानीन मौजूद है ना। तो आप रूल ऑफ लॉ लेकर चले ना। एक आईनी हक जो आपका आर्टिकल 16 देता है फ्रीडम ऑफ असेंबली को, आप उसको खत्म कर देंगे। देखिए, हमाद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि लश्करों को इजाजत नहीं होनी चाहिए। लश्करों को इजाजत है, सियासी जमातों को नहीं है। जिस वक्त पीपल्स पार्टी का गला घोंटा गया था ज़ियाउल हक के दौर में, लश्कर पाले गए थे, लश्करों को इजाजत थी। लश्कर इस्लामाबाद में कल भी आए हैं, मुआहदे लेकर गए हैं, इस्लामाबाद के सेंटर में बैठे हैं, ब्लॉक किया है। लश्करों को फ्रीडम होती है, सियासी जमातों को नहीं होती। ठीक, सियासी जमातों को फ्रीडम दें, उनको आने दे, बैठने दे। जब कोई गलत काम होगा तो देखा जाएगा। सियासी जमातों को भी अपना किरदार समझने की जरूरत है ज़ैगम साहब कि सियासी जमात क्या होती है, उसका मकसद क्या होता है। हम मौजूद है ना उसके लिए। हमने कितना क्रिटिसिज्म किया, we shred them to pieces। yes। मौजूद है ना, तो हमने नहीं किया। क्या संगजानी के जलसे पर मीडिया ने कुछ कम हशर किया है पीटीआई? ठीक हो गया। तो हम मौजूद हैं ना। जहां पे अखलाकी बात होगी वहां हम मौजूद हैं, दूसरी सियासी जमातें मौजूद हैं। जहां पे कानून मौजूद होगा, कानूनी बात होगी, तो वहां अदालतें मौजूद हैं। ठीक हो गया। कोई बेआईन बेकानून मुल्क तो नहीं है ना ये। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त जी। इफ्तिखार साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जलसों का हामी हूँ और काश मैं किसी सियासी पार्टी का वर्कर होता तो मुझे आप स्टेज पे पाते और बहुत अच्छी मेरी तकरीर सुनते। ये प्रोग्राम है, फिलहाल खत्म हो गया, स्टेज नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।